नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। तो आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत किए थे, जिसमें से आप कुछ मुख्य टॉपिक को कवर कर लिए थे और पढ़ लिए थे, समझ लिए थे, जिसमें आखिरी टॉपिक था खेड़ा का सत्याग्रह। उस खेड़ा के सत्याग्रह के बाद से एक टॉपिक आता है, यानी कि हेडिंग आता है, उस हेडिंग का नाम है रॉलेट एक्ट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट एक्ट को समझते हैं कि ये रॉलेट एक्ट क्या है और क्या नहीं है। तो आइए जानते हैं। कह रहा है कि भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 को अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट को पास कर दिया। यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी, वो अंग्रेजी सरकार भारतीयों के विरोध के बावजूद, यानी कि भारत के लोग विरोध कर रहे थे, फिर भी 18 मार्च 1919 को एक कानून पास करते हैं, जिस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। इसके बाद से कह रहा है कि यह एक्ट भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार को अत्यधिक शक्ति प्रदान करती थी। यानी कि जो ये कानून अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था, ये कानून जो भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को चलाने वाले लोग थे, उनको दबाने के लिए सरकार को अत्यधिक शक्ति प्रदान की थी, इस कानून के अंतर्गत था। उसके बाद से कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, और महात्मा गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध में नागरिक अवज्ञा चाहते थे। कह रहा है कि इसके लिए और इस कानून के लिए 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह के दिन के रूप में निर्धारित किया गया। यानी कि सभी लोग मिले और मिलने के बाद से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन निर्धारित किए और उसी दिन से इस आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, यानी कि इस कानून के विरुद्ध में आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। हालांकि ये जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था, और दूसरा भी नाम है जिसका नाम कहते हैं इसको काला कानून। काला कानून यानी कि भारतीय कुछ लोग थे, उनको इसका दूसरा नाम दिया जिसको कहते हैं काला कानून। और ये जो कानून था, इस कानून के समक्ष अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा भी संदेह होता था तो अंग्रेजी सरकार के लोग उनको तुरंत गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। तो इसीलिए इसका एक दूसरा भी नाम है बिना अपील बिना दलील वाला कानून। यानी कि इसका एक और नाम है जिसको बिना अपील बिना दलील वाला कानून। किसी भी व्यक्ति को जरा सा भी, किसी के व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा भी अगर इन लोगों को संदेह होता था तो तुरंत ये लोग उठाते थे और उनको 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। तो आइए इसके बाद से कह रहा है कि यह गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन था, और ये जो आंदोलन 6 अप्रैल 1919 को चला रहे थे लोग, ये गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन था, जिसमें गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कह रहा है कि जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, उसी में 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि इसी कानून के तहत 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। यानी कि ये कुछ कानून थे जिसको किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति पे जरा सा भी उन लोगों को संदेह हो जाता था तो तुरंत उन व्यक्ति को उठाते थे और उस व्यक्ति को उठा करके किसी जेल में या कारागार में 2 साल के लिए कैद कर देते थे। तो ये था रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ जानकारी। तो आइए अब अगला हेडिंग समझते हैं और देखते हैं कि अगला हेडिंग क्या है। इसमें अगला हेडिंग है जलियांवाला बाग नरसंहार, यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो इसके बारे में हम बढ़िया से जानेंगे और समझेंगे। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, इसका एक और नाम है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में
अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। यानी कि जो रोलैक्ट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया कानून था, उस कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद से कह रहा है कि यह स्थान शहर से दूर था। यानी कि जो स्थान पे सभा पर जिस स्थान पर लोग इकट्ठा हुए थे वो स्थान शहर से दूर था, इसलिए वहाँ लागू हो चुके मार्शल लॉ की जानकारी लोगों को नहीं थी। यानी कि जब शहर से दूर था, शहर से दूर होने के बाद से वहाँ पर जिस स्थान पर लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पर लागू हो चुके मार्शल लॉ की जानकारी लोगों के पास नहीं थी। इसके बाद से कह रहा है कि जनरल डायर ने उस क्षेत्र में प्रवेश करता है और जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, जिस स्थान पर लोग इकट्ठा हुए थे उसी स्थान पे जनरल डायर प्रवेश करता है और मैदान से निकलने के सभी मार्ग बंद करा देता है। और जैसे ही जनरल डायर प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद से उस स्थान से निकलने वाले जितने भी मार्ग या रास्ता दरवाज़ा था वो सभी रास्ता दरवाज़ा बंद करा देता है। कह रहा है कि इसके पश्चात उसने अपने सिपाहियों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और जैसे ही वो आता है और सभी रास्ते को बंद करवा देता है, सभी रास्ते को बंद करवाने के बाद से अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इन लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दो। तो वो सिपाही उठते हैं और उन निहत्थे लोगों पे, बेसहारा लोगों पे ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं। जब गोलियां चलना करते हैं तो वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और भगदड़ मचने के बाद से कुछ लोग दब के मर जाते हैं और कुछ लोग गोलियों की बौछार से मर जाते हैं। तो वहाँ हजारों लोगों की जान चली जाती है और वहाँ से खून की नालियाँ बहने लगती है। आइए इसके बाद से कह रहा है कि इस घटना के बाद से रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद से अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इसके बाद से कह रहा है हत्याकांड की खबर फैलने के कारण लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे, हड़ताल होने लगी, लोगों ने सरकारी भवनों पर हमला कर दिया। यानी कि जैसे इस हत्याकांड की खबर और जगह फैली, यानी लोगों के पास गई, लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंची, वैसे ही लोग सड़क पर आ पहुंचे और सड़क पर आकर के प्रदर्शन करने लगे, सरकारी भवनों पर हमला करने लगे और हड़ताल होने लगी। उसके बाद से कह रहा है कि सरकार सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के मजबूर करेंगे। यानी कि जब लोगों को ये जानकारी लगी कि हत्याकांड हो गया है तो लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे और उसके बाद से सरकारी भवनों पर हमला करने लगे। लेकिन वो जो क्रूर शासक थे, क्रूर शासक के जो सरकारी लोग थे वो सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर करने लगे और उनको ज़मीन पर नाक रगड़वाने लगे। उसके बाद से कह रहा है कि सड़क पर घिस कर चलने के लिए मजबूर करने लगे और उनको सड़क पर घिस करके चलाने लगे। उसके बाद से कह रहा है उसके साथ साथ सभी साहिबों को सलामी करने के लिए मजबूर करने लगे और सभी साहिबों को सलामी देने के लिए भी मजबूर करने लगे। तो ये था कुछ 13 अप्रैल 1919 के दिन घटित हुई घटना जिसका नाम है जलियांवाला बाग नरसंहार। इसके बारे में कुछ जानकारी जो आप समझे हैं। तो आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। तो इसमें हम खिलाफत आंदोलन के बारे में बढ़िया से जानेंगे और समझेंगे। इसके पहले आप रोलैक्ट एक्ट को पढ़े हैं, उसको समझे हैं, उसके बाद से आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार पढ़े हैं और समझे हैं। यानी कि जो रोलैक्ट एक्ट बना था उस एक्ट के विरोध में बड़े लेवल का आंदोलन कोई नहीं हो पाया था और जैसे ही आंदोलन उस एक्ट को हटाने के लिए आंदोलन किए थे लोग, तब तक यहाँ पे जलियांवाला बाग में एक नरसंहार हो जाता है। नरसंहार होने के बाद से बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है, जिसमें जो आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था उसको वापस ले लेते हैं। तो आइए अब खिलाफत आंदोलन को जानते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या है उसके बाद से कह रहा है कि रोलैक्ट सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने महसूस किया कि भारत में अधिक व्यापक आंदोलन करने की आवश्यकता है। यानी कि जब रोलैक्ट एक्ट के विरोध में ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें गांधी जी को ये महसूस हुआ कि अब हमको भारत में कहीं ना कहीं बड़े लेवल का आंदोलन करने की आवश्यकता है।
कह रहा है लेकिन उनका यह विचार था कि हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ मिलाए बिना किसी भी आंदोलन का आयोजन नहीं किया सकता है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये विचार भी पनप रहा था कि जब तक हम हिंदू और मुस्लिम को एक साथ नहीं ला लेते हैं तब तक हम किसी भी बड़े आंदोलन का आयोजन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से कह रहा है कि ऐसा करने का एक तरीका है कि वे खिलाफत का मुद्दा उठाएं, यानी कि ऐसा करने का उनके पास एकमात्र तरीका था कि वो खिलाफत का मुद्दा को उठाएं, और जब खिलाफत के मुद्दा को उठाएंगे तो हिंदू और मुस्लिम साथ साथ आ जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा खिलाफत के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह अफवाह फैल रही थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक कठोर संधि लगाई जाएगी। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था, उस समाप्ति के बाद से एक इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता थे जिनका नाम ऑटोमन सम्राट था, उन पे एक कठोर शांति संधि लगाई जाएगी। ये अफवाह पूरे विश्व में फैल रही थी। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के मुसलमानों ने ब्रिटेन को अपनी तुर्की नीति में बदलने के लिए मजबूर किया, और जैसे ये खबर अफवाह फैली और अफवाह फैलने के बाद जैसे भारत में वो अफवाह फैलते फैलते आई तो भारत के मुसलमानों ने ब्रिटेन को अपनी तुर्की नीति में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद से ये जानते हैं, कह रहा है कि मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर एकजुट सामूहिक कार्रवाई के बारे में महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दिया। और इन लोगों के पास भी ये जानकारी आई, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली के पास जानकारी आई तो ये महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और इस पे एक गहन पूर्वक, यानी कि अच्छे से इस पर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद से समझते हैं, बूझते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब इस पर कोई कार्रवाई करने का अगला कदम उठाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। तो जब ये शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों आदमी मिले और भी मुस्लिम नेता आए, और उनके साथ जब सार्थक चर्चा हुई, सार्थक चर्चा होने के बाद से कहीं ना कहीं बात बना। जब बात बना तो इन दोनों आदमी की अध्यक्षता में जो मुस्लिम नेता लोग थे वो बात कर रहे थे। बात करने के बाद से एक चिट्ठी आती है 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया, जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी जी ने किया था। उसके बाद से कह रहा है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। और जब उस दिल्ली में बुलावा आया था तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग मान गए, और जब मानते हैं तो एक और तिथि आती है जो सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा था। उसी अधिवेशन में खिलाफत के मुद्दे पर सहमति बन जाती है। सहमति बनने के बाद से एक प्रस्ताव बना करके पारित कर दिया जाता है। उसके बाद से आ रहा है कि अंत में दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया। जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रस्ताव पारित होने के बाद से अंत में दिसंबर 1920 आता है, जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, यानी नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसी दौरान कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को अपनाया था। उसके बाद से कह रहा है अंत में कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग खिलाफत आंदोलन पूर्ण बल से शुरू हुआ, और ये जब सभी लोग मिल गए, सारी सहमति बन गई, तो पूरे देश में एक बड़े लेवल का आंदोलन फिर शुरू हुआ, जिसका नाम पड़ा असहयोग खिलाफत आंदोलन। तो ये था खिलाफत आंदोलन के से जुड़ी कुछ जानकारी जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन। तो अब असहयोग आंदोलन को जानते हैं और समझते हैं। इसमें लिखा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किए थे। कह रहा है विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं के साथ आंदोलन में भाग लिया था। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग थे, वो तमाम लोग आए और इस आंदोलन में भाग लिए।
उसके बाद से कह रहा है महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। यानी कि महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हम सभी लोग मिल करके अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो हमको आज़ादी 1 वर्ष में मिल जाएगी। अगला है कि छात्रों और शिक्षकों ने सरकार नियंत्रित स्कूल छोड़ दिए। यानी कि छात्र और शिक्षक जो उनके नियंत्रण में स्कूल था वो स्कूल छोड़ दिए और वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। यानी कि छात्र और शिक्षक स्कूल छोड़ दिए और जो वकील जो लोग थे वो मुकदमा लड़ना बंद कर दिए। आगे कह रहा है लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया और उसके साथ साथ लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना भी छोड़ दिया। कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ गया। जब लोग वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे, यानी कि जितने भी अंग्रेजी सारी वस्तुएं थी उन वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे तो भारत में वस्तुओं की मांग एकाएक बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ गया। यानी कि जो हथकरघा यानी हाथ से जो कपड़ा बुना जाता था बनाया जाता उसका मांग एकाएक बढ़ गया। उसके बाद से कह रहा है खादी का कपड़ा महंगा होने लगा। यानी कि खादी का कपड़ा भी महंगा हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि गरीबों के लिए उपयुक्त नहीं था। नहीं, खादी कपड़ा गरीबों के लिए उपयुक्त नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कपड़ा खादी वाला महंगा हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि वे मिलों के कपड़ों का ज़्यादा दिनों तक विरोध नहीं कर सके। यानी कि जो मिल था उस मिलों के कपड़ों के ज़्यादा दिनों तक विरोध नहीं कर सके। उसके बाद से कह रहा है कि शहरों से असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में फैल गया। यानी कि जो आंदोलन था वो शहरों में था और शहरों से धीरे धीरे फैलते फैलते ग्रामीण क्षेत्रों में चला गया। उसके बाद से कह रहा है कि किसानों का आंदोलन अत्यधिक राजस्व वसूल करने वाले जमींदारों के विरुद्ध था। यानी कि जैसे यह शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ आंदोलन बढ़ता है वैसे जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लोग निवास करते हैं। किसान लोग जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो जमींदार लोग थे वो किसानों से कर लिया करते थे ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद से कह रहा है कि इस आंदोलन में लगान कम करने, बेगार खत्म करने और दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार करने की मांग की गई। यानी जो किसान लोग होते हैं वो लगान कम करने के लिए, बेगारी खत्म करने के लिए, उसके साथ साथ जमींदारों का बहिष्कार करने की मांग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि आदिवासी किसानों ने सोचा था कि गांधी जी ने घोषणा किया है कि किसी भी कर का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि कुछ आदिवासी लोग थे वो आदिवासी लोग ने ये सोचा था कि गांधी जी ने घोषणा किया है कि किसी भी कर का भुगतान नहीं करना है और गरीबों के बीच भूमि को पुनर्वितरित किया जाएगा। यानी कि उन लोगों के मतलब ये आ गया कि सोच ये लोग कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हमको कर नहीं देना है और जो भूमि है उसको वितरित किया जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इसके कारण आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक आतंकवादी गुरिल्ला आंदोलन अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में पूर्ण रूप से फैल गया। यानी कि जैसे ये लोग सोच रहे थे सोचने के बाद से आंध्र प्रदेश एक जगह है उस आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों में एक आतंकवादी गुरिल्ला आंदोलन अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चलाया गया। उसके बाद से कह रहा है कि चलाया गया। अंत में राजू को पकड़कर 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई और अंत में सीताराम राजू को पकड़ करके वर्ष 1924 में उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दी जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया। जैसा कि 5 फरवरी 1922 के दिन गोरखपुर के चौरी चौरा में आकर के एक थाने में आग लगा दिए। यानी कि आग लगा दिए जिसमें
एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की जलकर मौत हो जाती है। और जब जलकर मौत हो जाती है तो इसी घटना यानी कि इसी घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया और स्थगित कर दिया, यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। तो ये था गांधी जी के असहयोग आंदोलन, जो पूरे भारत में यानी कि पूरे देशव्यापी ये पहला आंदोलन था जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था।